सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 15 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अरसलान उठकर ताया जी के पीछे चल दिया। तभी ज़ीशान ने कहा, ओए असद, हौसला रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हारा साथ रहा करूँगा। तुम घर को संभालो, बाहर मैं खुद संभाल लूँगा, मैंने कहा और उठकर चल दिया। मैं डेरे पर जाना चाहता था। मैंने गैराज की तरफ देखा, वहाँ जीप के साथ मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। मैंने उसे स्टार्ट किया ही था कि भाभी रज़िया ने कहा, ओए असद, अपना फ़ोन तो लेता जा। तभी मुझे याद आया, मेरे पास तो कल का फोन ही नहीं। मैंने फोन लिया, वो बंद था। मैंने उसे खोला और बाहर निकल गया। डेरे पर पहुंचकर देखा तो फरी के कई मैसेजेस आए हुए थे। मैंने वो सारे मैसेज पढ़े। उनमें यही था कि मैं पहली फुर्सत में कॉल करूं। मैंने कुछ देर तक सुकून से कॉल करने का सोचा और फोन रख दिया। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि शाहिद की कॉल आ गई। मैंने कॉल रिसीव कर ली। जी शाहिद भाई, कैसे हैं, मैंने नरमी से पूछा। ओ यार, कल से फोन कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? खैरियत तो है ना? मैंने सुना है पुलिस आई थी और तुम्हें पकड़ कर ले गई थी। अब कहाँ हो? उसने एक ही सांस में कई सवालात कर डाले। भाई, पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए मैंने इख्तसार के साथ सारी बात बता दी। मुझे खौफ था कि यही कुछ होना है, लेकिन तुम। ये कहते हुए वो रुक गया, फिर तशवीशनाक लहजे में बोला, तुम्हें अब गांव में नहीं रहना चाहिए, फौरन वहां से निकलो, नहीं तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। भाई, मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब उनका मुकाबला करूंगा। जो भी मेरे सामने आया, मैंने कहा। तो वो लहजे को नरम रखते हुए बोला, मैं तुमसे कोई ज्यादा दूर नहीं हूं, तुम निकलो और शहर तक पहुंचो, आगे मैं संभाल लूंगा। भाई, अभी मैं इस तरह निकला तो लोग ये समझेंगे कि मैं बुज़दिल हूँ, उनका सामना नहीं। मैंने कहना चाहा तो वो तल्खी से बोला, गोली मारो लोगों को, अकल से काम लो। वो तुम्हें भी तंग करेंगे और तुम्हारे घर वालों को भी। तुम निकलने का फैसला करो, मैं भाई नूर मोहम्मद से खुद बात कर लूंगा। मुझे आपकी बात से बिल्कुल इनकार नहीं, मगर मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं बिल्कुल। मैंने फिर कहना चाहा, लेकिन उनकी तरफ से फोन बंद हो गया। मैंने फोन एक तरफ रखा और सोचने लगा, क्या मैं शाहिद भाई की बात मान लूं? मैं इन्हीं सोचों में था कि नदीम एक फटफटी सी मोटरसाइकिल पर आ गया। उसने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई और मेरे सामने वाली चारपाई पर बैठते हुए कहा, इलाके में तो धूम है कि तुमने करामत का मामला गोल कर दिया, मगर ये धूम सरासर हमारे खिलाफ है। यही हमारा सर ले जाएगी। तो फिर क्या करें? मैंने तल्खी से कहा। मुझे उस इंस्पेक्टर को, मैंने दांत पीसते हुए कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए आहिस्ता से बोला, ओए खुदा के लिए बस करो। ऐसे मौके पर ये क्या सोच रहे हो? हम बच जाएं यही बड़ी बात है, बाद में देखी जाएगी। यार, उसने, मैंने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, छोड़ो, मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकल चलो कुछ दिनों के लिए। जब हालात जरा ठंडे पड़ जाएं तो आ जाएंगे, उसने कहा। यही बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। हमारी गैर मौजूदगी हमें शक में मुब्तला कर देगी। हम यहाँ हैं, मुश्किल हालात हैं, भले बुरे, लेकिन हम सामने तो हैं, कहीं छुपकर तो नहीं बैठ गए, मैंने समझाते हुए कहा। दूसरा पहलू ये है मेरी जान, हम जब सामने नहीं होंगे तो, बल्कि तुम जब तक सामने रहोगे तो दुश्मन यही समझेगा कि तुम्हें फंसाया जाए। हर हाल में वो तुम्हें टारगेट करेगा। ये कहकर उसने सांस लिया, फिर बोला, इस वक्त तुम्हारी लड़ाई करामत के लोगों से नहीं, उनसे है जिन्होंने तुम्हें धमकी लगाई थी। तुम्हें वो घेर रहे हैं, उनकी निगाहों से ओझल हो जाओ तो बस, इस मामले पर भी मिट्टी पड़ जाएगी। हाँ, ये बात तुम्हारी तो दिल को लगती है, मैंने कहा और शाहिद के फोन के बारे में बता दिया। वो सोचने के बाद बोला, यार एक बात बता, तुम्हें उस पर भरोसा है? हाँ है, मैंने पूरे यकीन से कहा। तो फिर तुम चले जाओ उसके पास, चंद दिन रहो, फिर लौट आना, हो सकता है इन दिनों में मामला ठंडा पड़ जाए, उसने मशवरा दिया। हम ये बातें कर ही रहे थे कि अरसलान का फोन आ गया। मैं समझ गया कि ताया जी बात करना चाहते हैं। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ ताया जी ही थे। ओए पुत्र, जिस तरह छादा कहता है ना, वैसा कर ले। ठीक है ताया जी, लेकिन मुझे यहाँ की फिक्र रहेगी, मैंने कहा। ओए छड़ यार, हम अब इतने भी गए गुजरे नहीं।
मैं देख लूंगा उस 30 मार खान को, उसी का बंदोबस्त करने वाला हूँ। तुम जाओ मेरा पुत्र। उन्होंने ये कहकर फोन बंद कर दिया। मैंने उसी वक्त शाहिद भाई को फोन मिला दिया। भाई, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा तो वो मुझे समझाने लगा कि मुझे कहाँ तक आना है और कब तक पहुँचना है। ये सब समझाकर उसने फोन बंद कर दिया। नदीम मेरी तरफ देख रहा था, वो थोड़ा उदास हो गया। मैं उठा और उसे भी अपने साथ उठा लिया, फिर उसके साथ बगलगीर हो गया। यार, इतना उदास क्यों हो रहे हो? हम जल्द मिलेंगे, मैंने उसे जोर से भींचते हुए कहा। चल आ, तुझे शहर तक छोड़ आऊं, उसने भारी आवाज में कहा। तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली, वो मेरे पीछे बैठ गया। फिर हम वहां से निकलते चले गए। हमारा रुख शहर की तरफ था। मैं और नदीम चाय वाले खोखे के बाहर पड़ी बेंचों पर बैठे चाय पी रहे थे। हम दोनों खामोश थे। मैं शाहिद को बता चुका था कि मैं शहर पहुंच गया हूं, उसे अपनी लोकेशन भी बता दी। सो उसी के इंतजार में था। नदीम कुछ ज्यादा ही मुस्तरिब दिखाई दे रहा था। उसने एक हाथ में चाय का कप थामा हुआ था, तो दूसरे हाथ में सिगरेट सुलग रहा था। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी थी। इतना परेशान क्यों है? मैंने पूछा। पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि शाहिद भाई के साथ जाना मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसने उलझे हुए लहजे में बेरब्त सी बात कह दी। सच पूछो तो मैं भी परेशान हूँ। आने वाले दिनों में क्या होना है, गांव में कैसे हालात होने हैं, मुझे कहाँ रहना है। लेकिन मुझे यह बताओ, क्या हम इसी खौफ से उलझते रहेंगे? हाँ, ये भी तुम ठीक कहते हो। जितना इस अजाब से निकलने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही इसमें फंसते नहीं बल्कि धंसते चले जा रहे हैं, उसने कहा और फिर सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं फिजा में उड़ा दिया। इन्हीं लम्हात में एक रक्षा बिल्कुल हमारे पास आकर रुका। मैंने फितरी तौर पर उसकी तरफ देखा तो पिछली सीट पर शाहिद बैठा हुआ था। वो मेरी ही तरफ देख रहा था। उसने इशारे से मुझे बुलाया, तो मैंने नदीम की तरफ देखकर कहा, ले भाई धीमे, मैं जा रहा हूँ। ओ अच्छा, ठीक है, उसने बेसाख्ता कहा और रिक्शे की तरफ देखा। मैं शाहिद के साथ बैठ गया और फिर वो चाय वाला खोखा और नदीम बहुत पीछे रह गए। वो एक शानदार बंगला था जिसके पोर्च में फोर व्हील रुकी। हम अपने शहर से सीधे लाहौर आ पहुंचे थे। शाहिद ने बड़ी एहतियात दिखाई थी। उसने मुझे रिक्शे में लिया, कुछ गलियों और बाजारों के चक्कर लगाने के बाद एक शॉपिंग मॉल से जरा दूर उतारा। फिर चंद कदम पैदल चलने के बाद वो फोर व्हील तक लाया। उसमें बैठे और लाहौर चल पड़े। शाहिद भाई पिछली सीट पर लेट कर सो गया था, ना जाने वो कब से नहीं सोया था। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा था। ड्राइवर ने कोई बात नहीं की और फोर व्हील चला दी। हम लाउंज में गए तो वहां कोई नहीं था। हम वहीं बैठ गए। तकरीबन 2 मिनट के बाद एक अधेड़ उम्र शख्स वहां आया। उसने किसी रोबोट की तरह हमें अंदर आने को कहा। कुछ ही देर के बाद वो एक बड़े से फर्निश्ड कमरे में छोड़कर चला गया। ये सब क्या है? मैंने हैरत से पूछा। तो मेरी तरफ देखकर उकताहट भरे लहजे में शाहिद बोला, ये सोचना छोड़, जा नहा धो ले, फिर कुछ खा पी कर आराम करते हैं। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर बाथरूम की जानिब बढ़ गया। मेरी जब आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था। साथ वाले बेड पर शाहिद सोया हुआ था। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की लेकिन मुझे नींद नहीं आई। उस वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो शाहिद भाई की आवाज उभरी, देख बाहर कौन है। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर उन दोनों में से एक नौजवान खड़ा था जो शाहिद भाई के साथ गांव में डेरे पर आया था। उसने मुस्कुराती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और नरमी से बोला, भूख तो लगी होगी। हाँ यार, लाओ कुछ खाने पीने के लिए, शाहिद ने कहा। शाहिद जी, आप फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, उसने कहा और वापस पलट गया। वो एक शानदार कमरा था। उसमें टेबल लगी थी। हम दोनों वहां बैठे तो वही दोनों नौजवान वहां पर आकर सामने बैठ गए। तभी शाहिद भाई ने कहा, ओह हाँ यार, फिर दोबारा मुलाकात नहीं हुई। तुम्हारा तारुफ तो है इनके साथ, ये भी अपना तारुफ करवा देते हैं। मैं अली रजा हूँ, नीली आंखों वाले गोरे चिट्टे नौजवान ने कहा। मैं वसीम खोखर। गंदुमी रंग और गहरी स्याह चमकती आंखों वाले ने मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। तो शाहिद भाई ने कहा, मुझे आज रात या सुबह किसी वक्त निकल जाना है, अब तुम यहीं रहो इनके पास। मैं भी आपके साथ न चलूं? मैंने कहा। तो शाहिद भाई मेरी तरफ देखते हुए संजीदगी से बोले, तुम्हारी जगह उस दरख्तों वाले जंगल में नहीं, इस आबादी वाले जंगल में है। यहाँ रहो, इनसे कुछ सीखो, खाओ पियो और मौज करो। मैं समझा नहीं। मैंने जानबूझकर कहा। मैं चाहता था कि वो खुल कर कहे, दरअसल वो मुझसे चाहता क्या है। असद, यहाँ रहोगे तो समझो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। ये बड़े माहिर लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पता चल जाएगा। तुम सोना हो तो ये तुम्हें मजीद चमका देंगे।
शाहिद भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं हंसते हुए बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं सोना हूँ? जब तुम जंगल में मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हारे जिम्मे काशिफ वाला मामला लगाया था। तुमने उसे पूरा कर दिखाया, उसने संजीदगी से कहा। यहाँ भी? मैंने पूछा तो अली मुस्कुराते हुए बोला, डरते हो? नहीं, बस मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने कहा तो वो दोनों कहकहा लगाकर हंस दिए। तभी वसीम मस्त आवाज में बोला, ओए सोने, टेंशन ना ले, एंजॉय कर। शायद हमारे दरमियान मजीद बातें होती, दो बंदे रोबोट की मानिंद खाना लेकर आ गए। हम इधर उधर की बातें करते हुए खाना खाते रहे। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे जिससे एक बेतकल्लुफी वाली फिजा बन जाए। फिर हम बाहर लॉन में आ गए, वहीं चाय पी। फिर मैं और शाहिद भाई सोने के लिए चल दिए। मेरी आंख खुली तो खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। मैं खुद पर मुस्कुरा दिया। कहाँ एक दिन पहले हालात के बाइस नींद तक नहीं आ रही थी, और यहाँ सो सो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं फ्रेश होकर कमरे में आया तो वसीम कुर्सी पर बैठा था। मुझे देखते ही उठकर बोला, चल निकल, हीरा मंडी चलें नाश्ता करने। मैं समझ गया, इसलिए कुछ कहे बिना मैं उसके साथ चल दिया। पुरानी और बदहाल इमारतों के उजड़े रास्ते में एक बोसीदा से पार्क के दरवाजे पर हम आ बैठे। सामने एक रिवायती नाश्ते की दुकान थी, जिसके इर्द गिर्द काफी लोग जमा थे। कुछ दूर नशइयों का टोला बैठा हुआ इस ताक में था कि कोई उन्हें खाना खिला दे। एक जानिब कुछ औरतें बैठी थीं। बड़ा बेसकून सा माहौल था, लेकिन लोग छोटी छोटी कुर्सियों और दरमियान में धरी मेजों पर नाश्ता फैलाए खाने में मगन थे। हम दोनों भी एक जानिब बैठ गए तो एक वेटर दनदनाता हुआ आ गया। वसीम ने ऑर्डर दिया तो वो पलट गया। यही एक कत्ल किया है या कोई और भी किए हैं? वसीम ने अचानक सवाल किया तो मैं गड़बड़ा गया। मेरे दिमाग के किसी खाने में भी नहीं था कि वो ऐसा कोई सवाल पूछेगा। एक लम्हे के लिए तो मैं गड़बड़ा गया, लेकिन खुद पर काबू पाते हुए मैंने मुस्कुराया और फिर होले से कहा, जो भी ऐसी ख्वाहिश लेकर सामने आ जाए, तब फिर ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ती है। वाह, होना भी चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्या करते हो? मैंने हंसते हुए पूछा तो वो हंसकर बोला, यही, लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, जो जैसी ख्वाहिश सामने लेकर आ जाए। इसका मतलब है अली भी यही काम करता है? मैंने पूछा। बिल्कुल, यही काम, उसने लापरवाही से कहा। तो मैं समझ गया कि वो कोई आम लोग नहीं थे। एक बात याद रखना असद, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे अपने आप से, इर्द गिर्द से गाफिल नहीं रहना, खास तौर पर सामने वाले से। बस यही राज है, यहाँ ताकत से नहीं, चौकन्ना रहने में जिंदगी है, उसने गहरी संजीदगी से कहा। मुमकिन है हम इस बोसीदा माहौल में जो नाश्ता कर रहे हैं, जरूरी नहीं यही नाश्ता ही मकसद हो। मैंने कहा तो उसकी आंखें चमक गईं। वो एकदम से खुश होता हुआ बोला, ये हुई ना बात, लगता है पूरे हो, बस थोड़ी बहुत ऊंच नीच है। ये कहते हुए उसने कहकहा लगा दिया तो मैं भी हंस दिया। नाश्ता काफी हद तक लजीज था। इस वक्त हम ठंडी लस्सी पी रहे थे जब एक स्याह रंग की कार हमसे थोड़े फासले पर आकर रुकी। उसमें से चार अफराद निकले। उनमें से एक मोटा सा अधेड़ उम्र था और बाकी चारों जवान थे। उनके अंदाज में संजीदगी नहीं, ओछापन था। उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो कई वेटर उनकी तरफ बढ़े। कोई कुर्सी ला रहा था, किसी ने मेज पकड़ी और उन चारों को बिठा दिया। देखो इस बंदे को गौर से, ये इस इलाके का छोटा मोटा सियासतदान है। किसी दौर में कण टुट्टा था, आज मंशियात बेचने का धंधा करते हुए बदमाशी करता है। वसीम ने मेरी तवज्जो उस अधेड़ उम्र की तरफ करवाई। ये अपने तौर पर इस इलाके का इज्जतदार बंदा भी होगा। मैंने तंज किया तो वसीम ने अजीब से लहजे में पूछा, अगर इनके यहाँ लित्तर मारने हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा और लस्सी का गिलास मुंह से लगा लिया। फिर खाली गिलास मेज पर रखते हुए पूछा, बिल दे दिया जाए या? पहले बिल देना है, उसने कहा और वेटर को इशारा कर दिया। वो हमारे ही इंतजार में था, भागता हुआ आया। वसीम ने उसे कुछ बड़े नोट दे दिए। वो सलाम करता हुआ वापस चला गया। वसीम ने उठकर अंगड़ाई ली और उन लोगों की तरफ चल पड़ा जिनके बारे में उसने बताया था। मुझे सिर्फ इतनी समझ थी कि वो उनके साथ लड़ना चाहता है। इसके अलावा मुझे जरा सी भी जानकारी नहीं थी। मैं ऐसे लम्हात में पीछे नहीं हट सकता था। मैं वसीम से चंद कदम पीछे था। वो उन लोगों के करीब से होकर अपनी कार की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक उनमें से एक नौजवान ने ऊंची आवाज में कहा, ओए देख ओए, उस दिन वाला बंदा। ये इतना बेसाख्ता, पुरजोश और पुरतजस्सुस था कि सभी ने वसीम की तरफ देखा।
जैसे ही उनकी निगाह वसीम पर पड़ी, वो तीनों जवान एक दम से उठकर बड़े ही जारहाना अंदाज में वसीम की तरफ बढ़े, यूं जैसे उसे मार ही देंगे। वसीम खड़ा हो गया, उसने अपने आप को तैयार किया हुआ था। जैसे ही एक नौजवान ने उसके घूंसा मारना चाहा, उसने झुकाई दी और दूसरे की पसलियों में कोहनी मार दी। तब तक मैं सर पर पहुंच चुका था। मैंने तीसरे को गर्दन से पकड़ा और घुमाकर कुर्सियों की तरफ फेंक दिया। एक को वसीम ने संभाल लिया था। बिलाशुबा वसीम एक जबरदस्त फाइटर था। दूसरे को मैंने बाजू से पकड़ा और पसलियों पर मुक्का मारा। वो दोहरा हो गया। दूसरा हाथ गर्दन पर मारा। बिलाशुबा उसे तारे दिखाई दिए गए होंगे। उसकी कलाई मेरे हाथ में थी। मैंने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो खींचा चला आया। मैंने उसे जफ्फा डाला और जोर से दबा दिया। कबड्डी में यह दांव बड़ा खतरनाक होता है। इससे पसलियां टूट जाती हैं, नहीं तो दबाव पड़ने से कम सांस रुकता है। फिर इतनी तकलीफ होती है कि जान निकलती महसूस होती है। मैंने उसे जोर से दबाया तो वो बेदम सा हो गया। मैंने उसे छोड़ा और परे फेंक दिया। वसीम पर दोनों जवान मुक्के और थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे थे और वसीम उल्टे कदमों पीछे हट रहा था। मैं इंतहाई तेजी से आगे बढ़ा और एक के बराबर जाकर पीछे से रेड़ मारी तो वो कलाबाजियां खाता हुआ सड़क पर जा गिरा। वसीम के सामने अब एक अकेला बंदा था। वो रुक गया और उसने फिर सामने वाले जवान की धुनाई शुरू कर दी। मैं बाकी दो की तरफ देखता हुआ दरमियान में कोई एक आध जड़ देता। अचानक सड़क पर पड़ा हुआ जवान उठा और उसने हमला करना चाहा, लेकिन मैं उसके दरमियान में आ गया। वो जिस तरह उड़ता हुआ आया था, मैंने उसके सीने पर घूंसा मार दिया। वो वहीं पर दोहरा होकर गिरा और फिर सीधा ही लेट गया। तब तक वसीम ने भी सामने वाले को लिटा दिया। कुर्सियों के पास गिरा हुआ जवान अभी तक नहीं उठ सका था। हम दोनों उसकी तरफ बढ़े। उसके चेहरे पर शदीद कर्ब था। तब वसीम ने उस अधेड़ उम्र शख्स की तरफ देखकर कहा, तुम इन्हें समझा नहीं सकते थे क्या? पिछला सबक भूल गए हो सब? मुझसे कसम ले लें जनाब, मेरे कुछ कहने से पहले ही ये तुम लोगों पर चीलों की तरह झपट पड़े। यकीन जाने सरकार, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। आप देख ही रहे थे। उसने ममनूनियत वाली मस्कीन सूरत बनाकर कहा। तो वसीम ने रोब से कहा, अब ध्यान रखना, जो तुमसे कहा है वो कर देना, समझे तुम? जी समझ गया सरकार, उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। वसीम अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मैं उसके साथ सीट पर बैठा तो उसने कार बढ़ा दी। बड़ी सड़क तक पहुंचने से पहले ही मैंने पूछा, क्या मामला था? उसे थोड़ा याद दिलाना था, दिला दिया। उसने इख्तसार से जवाब दिया, फिर एकदम से खुशकुन लहजे में बोला, अच्छा लड़ लेते हो तुम। बस जी, आपसे सीखना है, मैंने इनकसारी से कहा। तो उसने एक कहकहा लगा दिया, फिर खुशगवार लहजे में बोला, अच्छा कभी इश्क किया है? नहीं। कहते हैं इश्क किया नहीं जाता, हो जाता है। जब हो जाएगा तो देखेंगे, मैंने नरम से लहजे में जवाब दिया। किसी से मोहब्बत? उसने फिर पूछा। मैं तो नहीं करता, लेकिन कोई मुझसे करती है, मैंने बताया। औरत कैसी लगती है? उसने फिर पूछा। बहुत अच्छी, कहते हैं कि। मैंने कहना चाहा तो वो बेजारी से बोला, और यार कहानियां मत सुना यार। बस अच्छी लगती हैं, मैंने कहा। बस अच्छी ही लगनी चाहिए, उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये मर्द को मर्द नहीं रहने देती, बस एक आंसू और फिर मर्दानगी सारी निकल जाती है। उसने उसी बेजारी से कहा, तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने पूछा। लगती हैं, लेकिन मेरी कमजोरी नहीं है, उसने बताया। अच्छा ये बताओ, जिनसे अभी दो दो हाथ करके आए हैं, उनका मामला क्या है? मैंने यूं ही बात बढ़ाने के लिए पूछा। तुम छोड़ो यार, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। खामखा दिमाग खराब होगा। बस एक बात सुन लो, जहां हम रहते हैं वहां जितनी खामोशी है, उतनी ही वो बिल्डिंग पुरस्रार है। ध्यान से रहना, उसने कहा। वहां क्या आसेब हैं? मैंने खौफजदा लहजे में पूछा। बहुत कुछ है, आसेब, चुड़ैलें, भूत, सब कुछ। उसने यूं कहा जैसे मुझे डरा रहा हो। किसी हद तक मैं समझ गया कि वो कहना क्या चाहता है। मैंने देखा था, वहां के मुलाजिम यूं थे जैसे रोबोट हों। जो कहा, जितना कहा, उसी पर अमल करते थे। मैं खामोश हो गया और ये खामोशी उस बंगले तक रही। उसने कार पोर्च में खड़ी की और मुझे लेकर लाउंज में आ गया। वहां एक आधे गंजे सर वाला बावर्दी मुलाजिम खड़ा था। उसे देखकर वसीम ने कहा, साहब को कमरा दिखाओ। वो जरा सा झुका और मुझे चलने का इशारा किया। मैं उसके साथ चल पड़ा। वो मुझे मुख्तलिफ राहदारियों से लेता हुआ एक कमरे में आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और खुद अंदर चला गया। वो कमरा पहले से छोटा था, लेकिन ज्यादा नफीस नहीं लग रहा था।
एक तरफ छोटा सा फ्रिज रखा था। मैंने खोला तो उसमें काफी कुछ था। मुलाजिम ने एक अलमारी खोली और मिनमिनाते हुए बोला, इसमें कपड़े हैं, जो साइज के हों वो इस्तेमाल कर लें और ये पढ़ लें। ये कहते हुए उसने जेब से एक पर्चा निकाला और मुझे थमा दिया। जब मैंने वो कागज खोल कर देखा, उस कागज पर पूरे 24 घंटे की तरतीब लिखी हुई थी कि मुझे क्या करना है। मैं हैरत ज़दा सा बेड पर बैठकर सोचने लगा कि ये क्या माजरा है। चंद लम्हे दिमाग खपाने के बाद वो पर्चा मैंने साइड टेबल पर रखा और बाहर की तरफ देखा। वो कमरा बाहर की तरफ भी खुलता था। वो मुलाजिम उधर वाला दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गया। मैं भी बाहर निकला। एक छोटा सा बरामदा था जिसमें 3 कुर्सियां और मेज़ रखी थी। उसके आगे सब्ज लॉन था, फिर उसके आगे ऊंची दीवार थी। मैं कुछ देर वहां का जायजा लेता रहा, फिर कमरे में आ गया। मुलाजिम भी पलट आया, फिर बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ मुंह करके बोला, सर अगर आपने लाउंज में जाना है तो सीधे जाएं। खाने के लिए दाएं तरफ और बाएं जानिब जिम और स्विमिंग पूल हैं। मजीद जो आपने पूछना हो, वो साइड टेबल पर फोन पड़ा है, उसे उठाएंगे तो आपकी बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, मैंने कहा तो वो कमरे से निकल गया। 4 बजने को थे। कागज पर लिखा था कि यह वक्त जिम का है। वैसे भी दोपहर के वक्त मुझे वसीम और अली ने बता दिया था। मैं उठने का सोच ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वसीम ट्रैक सूट में था। तैयार नहीं हुए? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा तो मैं तेजी से बोला, बस 2 मिनट। अगले 2 मिनट के बाद मैं उनके साथ हाल में था। वो एक बड़ा हाल था जिसमें कई कदीम और जदीद आलात थे। कुछ लोग अपने अपने तौर पर वर्जिश कर रहे थे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक तरफ से एक लड़की सामने आ गई। दरमियाना सा कद, गोरा सिंदूर मिला रंग, स्याह घने घुंघरयाले बाल जिसे उसने पोनी में बांधे हुए थे, गोल चेहरा, लहू टपकते लब, मोटी आंखें, छोटी सी नाक, शफाफ गर्दन, मुख्तसर सी स्लीवलेस ग्रे टी शर्ट जिससे लगता था कि अभी टी शर्ट फट जाएगी। टी शर्ट और स्याह ट्राउजर के दरमियान थोड़ा सा फर्क था। पाँव में महंगे जॉगर्स थे। मैंने एक निगाह में उसका जायजा ले लिया। वो बिल्कुल मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। मैंने अली और वसीम की तरफ देखा। वसीम के चेहरे पर नागवारी थी, जबकि अली मुस्कुरा रहा था। उस लड़की ने अली की तरफ देखकर पूछा, नया पंछी है क्या? हाँ, लेकिन तुम जरा मेहरबानी करना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो बाकायदा मेरे होंठों पर अपनी उंगली फेरते हुए बोली, अरे मैं कौन सा इसे खा जाऊंगी। मुमकिन है हम तुम्हें खा जाएं। मैंने उसके होंठों को अपनी चुटकी में लगाकर हल्का सा मसलते हुए कहा। तो वो कहकहा लगाकर हंसते हुए बोली, लगता है पंछी ने कहीं ना कहीं उड़ान भरी हुई है। ओए छोड़, चल आ, वसीम ने बेजारी से कहा और मेरा बाजू पकड़कर आगे बढ़ गया। वसीम का जिस्म बहुत खूबसूरत बना हुआ था। वो बताता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मगरिब तक हम वहीं मशीनों के साथ जोर आजमाई करते रहे। फिर एक तरफ बने हुए कॉर्नर की तरफ आ गए जहां खाने पीने को बहुत कुछ था। वहीं वो लड़की भी बैठी हुई थी। उसके सामने एक जवान था जो उठकर गया तो वो हमारी मेज पर आ गई। तारुफ क्या है पंछी का? उसने पूछा तो अली होले से बोला, आप अपना तारुफ हवा बहार की है। कोई नाम तो होगा, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे असद कहते हैं, मैंने बताया, और मेरा नाम रूबी है, उसने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, गोरा हाथ जिस पर स्याह नेल पॉलिश लगी थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और हल्का सा दबाकर छोड़ दिया। वो मुस्कुराई और वसीम की तरफ देखकर बोली, बस इतनी सी बात थी। अच्छा जाओ, सर ना खाओ, जूस भी कड़वा कर रही हो, उसने तल्खी से कहा। तो वो कहकहा लगाते हुए उठी और वहां से चल दी। मैंने उस पर बात करना मुनासिब नहीं समझा। कुछ देर स्विमिंग पूल पर नहाने के बाद हम वापस कमरे की तरफ आए तो वसीम बोला, बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ, खाना बाहर से खाएंगे। ओके बॉस, मैंने नरमी से कहा और कमरे में चला गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम स्याह कार में निकल रहे थे। इस बार अली भी हमारे साथ था। वसीम ड्राइविंग कर रहा था और मैं उसके साथ, जबकि अली पीछे बैठा था। हम मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए नहर के किनारे आ गए। थोड़ा सा आगे जाकर पुल के साथ ही एक छोटा ढाबा नुमा रेस्तुरां था। वहाँ कुछ लोग अंदर बैठे और कुछ लोग बाहर बैठकर खाना खा रहे थे। हम बाहर ही एक कोने पर बैठ गए। ना जाने मुझे क्यों यकीन था कि यह महज खाना नहीं, बल्कि यहाँ आकर खाना खाने में कोई ना कोई मकसद है। वसीम ने उन मुख्तलिफ चीज़ों का ऑर्डर दे दिया जिन्हें बनने में कुछ वक्त लगता है। हम वहां बैठे गप्पें लगाने लगे। अली मुझसे कबड्डी और गांव में होने वाले मेले पर बातें करने लगा।
वो कबड्डी में इस्तेमाल होने वाले दाव के बारे में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। यार ये मुझे भी सिखाने हैं तुम्हें, उसने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। तो वसीम जले हुए लहजे में बोला, वो रूबी जैसी चुड़ैल से बचा लो तो सीख जाओगे। ओ चल यार, कुछ नहीं होता, वो कौन सा खा जाती है। अली ने हंसते हुए कहा तो वो तंजिया लहजे में बोला, वो खा नहीं, निगल जाती है। इस सारी गुफ्तगू के दौरान मैंने देखा हमसे थोड़े फासले पर चंद लड़के इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। कोई कार पर आया था, कोई हैवी बाइक पर, कोई जीप लिए वहां पहुंचा था। मुझे उनमें दिलचस्पी महसूस होने लगी कि बातों के दौरान अली बार बार उनकी तरफ देखता था। यहाँ तक कि हमारे सामने खाना आ गया। हम खाना खाते रहे, इस दौरान वहां पर 5-6 लड़के आ गए। वो सब यूं ही गपशप लगा रहे थे जैसे कोई आम से लड़के कहीं महफिल जमा कर करते हैं। उनमें एक लड़का सांवला सा था, वो बहुत कम बात करता था। उसने बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था, थोड़ा सेहतमंद था। उसके बाल घने थे, हल्की हल्की दाढ़ी और मूछें भी थीं। वो खामोशी से उन सब की बातें सुन रहा था। गाहे बगाहे वो कोई बात कहता और फिर उनकी सुनने लग जाता। यूं हम काफी देर तक बैठे रहे, यहाँ तक कि हमने चाय भी पी ली। इस दौरान वो लोग एक एक करके उठने लगे। वसीम ने बिल दे दिया। फिर जैसे ही वो सांवला लड़का अपना बैग कंधे पर डालकर उठा, अली भी उठ गया। हम गैर महसूस अंदाज में अपनी कार की तरफ बढ़े। हम बैठे तो वसीम ने कार स्टार्ट की और उसी तरफ बढ़ गया जिस तरफ वो सांवला लड़का अपनी पुरानी सी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वो नहर के साथ साथ बड़े सुकून से जा रहा था और हम उसके पीछे थे। अगरचा उन दोनों ने मुझे कोई बात नहीं बताई थी, ये सिर्फ मेरा अपना मुशाहिदा था। सड़क किनारे लगे खंभों पर लगे पीले बल्बों की रोशनी आगे बढ़ते हुए कभी कम हो जाती और कभी तेज। यहाँ तक कि जब काफी हद तक ट्रैफिक कम हो गई तो वसीम ने कार यूं उस मोटरसाइकिल वाले के साथ जोड़ी कि उसे सड़क के किनारे तक जाना पड़ा। यहाँ तक कि वो रफ्तार कम करके रुक गया। उसी लम्हे वसीम ने ब्रेक लगा दिए। वो सांवला लड़का चंद गज के फासले पर रुका हुआ था। तभी अली पिछले दरवाजे से निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। मैं भी बाहर निकल आया। ओए, तुझे मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती? अली ने ऊंची आवाज में पूछा। तो वो लड़का इंतहाई गुस्से में बोला, अच्छा, मुझे नहीं आती मोटरसाइकिल चलाना। कार आप मुझ में मार रहे थे, अभी मुझे कुचलने लगे थे। इतनी देर में अली उसके पास जा पहुंचा। उसने जाते ही एक थप्पड़ उस लड़के को दे मारा। वो डोल गया। उसकी मोटरसाइकिल गिर गई तो अली ने उसे अपनी तरफ खींचा। फिर दूसरा थप्पड़ मारते हुए बोला, बदतमीजी करता है, कसूर तुम लोगों। उसने कहना चाहा तो इतनी देर में वसीम कार पीछे ले आया। अली ने उसे बाजुओं से पकड़ा और गेट खोलकर पिछली सीट पर फेंक दिया। फिर खुद बैठते हुए बोला, असद जल्दी बैठ। मेरे बैठते ही कार चल पड़ी। कौन लोग हो तुम? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उस लड़के ने खौफजदा लहजे में पूछा। हम तुम्हारे फुप्पड़ लगते हैं और तुम्हारी फूफी के घर लेकर जा रहे हैं। अब इत्मीनान है, वसीम ने बैक मिरर में देखते हुए कहा। ये सुनते ही वो लड़का यूं फटी फटी निगाहों से सबको देखने लगा जैसे पागल हो गया हो। चंद लम्हे उसकी यही कैफियत रही, फिर वो नॉर्मल होता गया। एक मोड़ पर जब कार थोड़ी आहिस्ता हुई तो उसने अचानक दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। फिर उसने तेजी से शीशा खोलने की कोशिश की तो वो भी नहीं खुला। बच्चे, क्या करना चाहता है, मुझे बता। अली ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, उसने लरजती हुई आवाज में कहा। यार, हमने तुझे रख कर अचार थोड़ा ही डालना है। कहीं सुकून वाली जगह पर इत्मीनान से बैठते हैं, थोड़ी गपशप करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर तुम जहां कहोगे वहीं छोड़ देंगे, अली ने उसे समझाते हुए कहा। मुझ पर तशद्दुद तो, उसने खौफजदा लहजे में कहा। बिल्कुल भी नहीं यार, क्यों परेशान होता है? अगर तुम यारी बाशी रखोगे तो हमें भी अपना दोस्त ही समझो। धोखा हमें पसंद नहीं। कोई बात अगर तुम नहीं बताना चाहते तो साफ बता देना, अली ने इत्मीनान दिलाने के लिए पुरसकून लहजे में कहा तो वो थोड़ा एतमाद से बोला, मेरी मोटरसाइकिल नई ले देंगे, वरना सुबह किसी न किसी थाने से मिल जाएगी। अली ने यूं कहा जैसे उसकी गुम हुई टॉफी या लॉलीपॉप के बारे में बात हो रही हो। वो लड़का खामोश हो गया। अली ने उसका बैग पकड़ा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। तब मुझे पता चला कि उस बैग में लैपटॉप है। हमारे दरमियान खामोशी छा गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि हम उस इमारत के करीब पहुंचने वाले हैं। तब अली ने सीट पर रखा हुआ कपड़ा उठाया और उसकी आंखों पर बांध दिया। वसीम ने कुछ सड़कें घुमा फिरा कर कार पोर्च में लाकर खड़ी कर दी। फिर उसे निकालकर मैं और अली एक कमरे में आ गए। वसीम कहीं पीछे रह गया।
कमरे में 4 कुर्सियां और एक मेज थी। वहां धीमी सी रोशनी थी। वो सांवला लड़का इंतहाई मुस्तरिब सा सर झुकाए बैठा था। कुछ देर तक अली उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने पूछा, अदाकारा रोजी की वीडियोस कहाँ हैं? मेरे लैपटॉप में, उसने सुकून से कहा। क्यों बना रहे हो? उसने पूछा। मैं नहीं बना रहा, मैं तो उन्हें अपनी सर्विस दे रहा हूँ, उसने हौले से कहा। चलो मान लिया, मगर ये सर्विस क्यों दे रहे हो? उसने पूछा। पैसे की खातिर, मुझे पढ़ना है। मेरे इतने वसाइल नहीं कि मैं सुकून से पढ़ सकूं। ये काम मैं पार्ट टाइम जॉब समझकर करता हूँ, उसने एतमाद से कहा। तो अली ने पूछा, तुम जानते हो कि ये एक वीडियो किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है? मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरी जो जिंदगी तबाह हो रही है उसका कौन जिम्मेदार है? उसने कहा। तो उसके लहजे में दबी दबी नफरत थी। तभी अली ने हैरत से पूछा, किसी की जिंदगी तबाह करके तुम अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो? मोहतरम, ये बिल्कुल अलग सी बहस है। पहला सवाल तो ये बनता है कि जो लोग अपनी अय्याशी के लिए ये सब कुछ करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्या इस पर कोई कानून लागू नहीं होता? अगर वो ऐसा करें ही ना, तो वीडियो ही ना बने। वो पैसे के नशे में अय्याशी करें और मैं अपनी बका के लिए लड़ूं। फर्क तो है ना सर, उसने एहतजाजी लहजे में कहा। अली ने दबे दबे गुस्से में पूछा, अच्छा, ये जज्बाती भाषण देना बंद करो। ये बताओ, कौन ये काम करवा रहा है? अगर आपको ये मालूम है कि मेरे पास वीडियोस हैं, किन की हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन बनवाता है। नाम बताओ, उसने फुंकारते हुए कहा। माजिद भट्ट, उसने हौले से कहा। कब से काम कर रहे हो? उसने पूछा। यही कोई 6 माह से, उसने जवाब दिया। ठीक है, तुम्हें 1-2 दिन हमारे पास रहना होगा। अगर ठीक से रहोगे और हमसे ताउन करोगे तो सुकून में रहोगे, वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ठीक है, उसने फौरन ही कह दिया। ऐसे में कमरे का दरवाज़ा खुला, 2 आदमी अंदर आ गए। एक ने उसका लैपटॉप उठाया, फ़ोन लिया और उसे साथ में चलने का इशारा किया। वो सांवला लड़का उठा और उनके साथ चल पड़ा। हम कमरे से बाहर आ गए। मैं अपने कमरे में आ गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं अपने दिमाग से उस सांवले लड़के को उतारना चाहता था। पता नहीं, वो ठीक कह रहा था या गलत। वो अगर वीडियो बना रहा था तो किसकी बनाई? वो सिर्फ एक अदाकारा तक ही महदूद है या मजीद भी? उसका फैलाव किस कदर हो सकता है? ऐसे ही बेशुमार सवाल मेरे दिमाग में आते चले जा रहे थे। मैं उन्हें सोचना नहीं चाहता था, इसलिए कुर्सी पर बैठकर खुद को पुरसकून करना चाहता था। रात के दूसरे पहर फरी से बात करने की एक आदत सी थी, लेकिन 2-3 हफ्तों से मैंने उससे बात करना छोड़ दिया था। पता नहीं, खान का लाशऊरी गुस्सा उस पर उतार रहा था या फिर मुझे फरी का रवैया अच्छा नहीं लगा था। कुछ ऐसा क्या था, ये समझ में नहीं आ रहा था। फोन की बेल ने मुझे चौंका दिया। साइड टेबल पर पड़ा हुआ फोन बज रहा था। मैं उठा और रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से मशीनी अंदाज में कहा गया, स्विमिंग पूल पर जाएं और नहाकर सो जाएं। इतना ही कहा गया और इसके साथ ही लाइन बेजान हो गई। मेरी मर्जी पूछी ही नहीं गई कि मैं स्विमिंग पूल पर जाना भी चाहता हूं कि नहीं। अब चूंकि कहा गया था, इसलिए जाना था। मैंने अलमारी से शॉर्ट्स निकाला, एक तौलिया लिया और स्विमिंग पूल की जानिब चल पड़ा। मैं राहदारी से होता हुआ पूल पर जा पहुंचा। वहां बहुत धीमी रोशनी थी, जिसमें पानी हिलकोरे ले रहा था। मैंने कपड़े बदलकर शॉवर लिया और पूल में दाखिल हो गया। पानी बहुत खुशगवार था। मैंने एक डुबकी लगाई और फिर जैसे ही सर उठाया, कोई ऊपर से पानी में कूदा था। पानी में गिरने का शोर बुलंद हुआ और फिर खामोशी छाने लगी। मैं अभी इसे समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मेरे सामने पानी में से सर उभरा और फिर पानी के अंदर ही से मुझे पीछे धकेल दिया गया। मैं इस हमले की तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए पीछे हो गया। पानी में होने की वजह से कहीं पांव तो टिके नहीं थे। मैं अभी खुद को संभाल ही रहा था कि एक हाथ मेरी गर्दन पर पड़ा। दर्द की शिद्दत मेरे पूरे बदन में फैल गई। अगले ही लम्हे मेरे मुंह पर घूंसा पड़ा। मैंने अचानक उस इफ्ताद से बचने के लिए डुबकी लगाई तो मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दबाया जाने लगा। मैंने एकदम से अपने सर पर मौजूद हाथ को पकड़ा और जोर लगाकर बाहर निकाला। दूसरे हाथ से सामने वाले वजूद को धकेलना चाहा तो मुझे हैरत का झटका लगा। वो कोई औरत थी। मेरा हाथ उसके सीने पर पड़ा था। मैंने सर निकालकर लंबा सांस लिया। मेरे हाथ में उसकी कलाई थी। मैंने वो जोर से मरोड़ दी। वो पानी ही में घूम गई और उसने मेरी टांगों को पकड़ना चाहा, लेकिन ना पकड़ सकी और ना अपनी कलाई छुड़वा सकी। तभी सांस लेने के लिए उसने सर उठाया तो मैंने देखा, मेरे सामने रूबी थी। मुझे कोई हैरत नहीं हुई।
उसका तंज मैं समझ रहा था। मैंने उसे थोड़ा सबक देने का सोचा और उसकी कलाई मोड़ दी। वो दोहरी होकर रह गई। उसने अपनी कलाई नहीं छुड़वाई, बल्कि आगे बढ़कर अपना हाथ मेरी गर्दन में डालकर मुझसे लिपट गई। उसके वजूद के एहसास ने मुझ पर झुरझुरी तारी की, तो उसने एकदम से अपनी कलाई छुड़वा ली। वो अपने औरतपन का वार कर गई थी। उसने मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ाया और मुझे गोता दे दिया। मैं पानी में गया तो उसने फिर मेरा सर दबाया। मेरा सांस दबने लगा था और मैंने लाशऊरी तौर पर अपने आप को बचाने की कोशिश में हाथ पांव मारे। मैं एक तरफ होकर पानी में से निकला और गहरा सांस लिया। तब तक वो मुझ पर फिर से झपट पड़ी। इस बार फिर मुझे शदीद गुस्सा आ गया। मैंने खुद पर काबू पाया, थोड़ा सा पीछे होते हुए खुद को उससे छुड़ाया। यहाँ कबड्डी का वही दांव काम आया था। जब सा डालकर वापस जाते हुए खिलाड़ी से पीछे छुड़ाया जाता है, तो उसके सीने पर दो हथड़ मारे जाते हैं, गर्दन को झटका दिया जाता है, या फिर उसकी पसलियों पर मारा जाता है। मैंने दोनों हाथ मारे जो बिलाशुबा उसके सीने पर लगे। वो पीछे हटकर फिर मुझ पर झपटी। उस वक्त तक मैं संभल चुका था। अब मुझे सिर्फ अपना दिफा ही नहीं करना था, उससे जान भी छुड़ानी थी। मैं मजीद थोड़ा पीछे चला गया। वो यही समझी कि मैं पूल से बाहर जाने वाला हूँ। उसने शिद्दत से मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और बाल पकड़ के उसे गोते देकर पानी में नीचे की तरफ ले गया। वो पहले मचली, फिर तड़पने लगी। जब मेरा अपना सांस उखड़ने लगा तो मैं ऊपर आ गया, उसे छोड़ा और पूल से बाहर किनारे पर जाकर तेज तेज सांस लेने लगा। वो उभरी और एक तरफ तैरने लगी और किनारे पर जाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। बहुत मुश्किल से वो किनारे पर चढ़कर वहीं लेट गई। मैंने चंद लम्हे सोचा कि उसके करीब जाऊं या नहीं, क्योंकि वो बेहिसो हरकत थी। मुझे अंदेशा था कि वो बेहोश हो गई होगी, लेकिन इसी झिझक की वजह से करीब नहीं जा रहा था कि वो महज बिकिनी पहनी हुई थी। मैंने 2-3 मिनट देखा। इतने में मेरा सांस बहाल हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे दर पे क्यों हो गई है। मेरी उससे क्या दुश्मनी जो वो मेरे लिए अजाब बन गई थी। यही सोचते हुए मैं पूल से बाहर निकला और उसके पास जा पहुंचा। वो बेहिसो हरकत पड़ी हुई थी। मुझे एकदम से तशवीश हुई। मैंने अपना हाथ उसकी नाक के करीब ले जाकर उसकी सांस देखी। वो जिंदा थी। मैंने उसे होश में लाने और पानी निकालने के लिए उल्टाना चाहा, तो वो एकदम से उठी और दोनों हाथ मेरे सीने पर मारे। मैं उलटकर दूर जा गिरा। वो इंतहाई फुर्ती से उठी और मुझ पर आन पड़ी। उसने मेरी गर्दन और जबड़े के दरमियान घूंसा मारा। मैं उसका वार सह गया, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा घूंसा मारने की कोशिश की, मैंने उसे टांगों पर उठाया और दूर फेंक दिया। मैं तेजी से उठ गया। उसने भी उठने में इतना ही वक्त लगाया। वो मेरे सामने तन कर खड़ी थी। बिलाशुबा वो एक तरबियत याफ्ता फाइटर थी। वो एक कदम आगे बढ़ी। मेरा ख्याल था कि वो घूंसा मारेगी, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपनी एक टांग घुमाई और मेरे सीने पर मार दी। मैं अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और लड़खड़ा गया। मैं अभी संभला भी ना था कि उसका दूसरा पैर मेरे सीने पर लगा। मैं फर्श पर गिर गया। तभी वो हवा में उछलती हुई आई और मेरे ऊपर गिर गई। एकदम से मुझे यूं लगा जैसे मेरा सांस ही बंद हो जाएगा। मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और खुद से अलग करना चाहा। उसने मेरी बगल में हाथ डालकर मेरा बाजू ऊपर किया और मुझ पर बैठकर मेरे बाजू को झटका दिया। मुझे एकदम से एहसास हुआ कि यह मेरा बाजू निकाल देगी। तभी लाशऊरी तौर पर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और जोरदार झटका दिया। यह बड़ा खतरनाक दाव था। उसके मुंह से चीख बुलंद हुई और साथ ही उसका बदन ढीला पड़ा। मैंने उसी लम्हे से फायदा उठाया और उठकर उसकी पसली में घूंसा मारा। फिर उसकी टांग पकड़ी और घुमाकर पानी में फेंक दिया। वो एकदम से नीचे गई। अगले 2-3 लम्हों के बाद वो ऊपर आई, फिर दूसरे किनारे की तरफ बढ़ी। मैं अब पानी में जाने की बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। वो किनारे पर चढ़ी और उसी सिमत भागकर हाल से बाहर निकल गई। मैंने एक तवील सांस लिया। मैं अपनी चोटों को सहलाता हुआ कमरे में आ गया। मुझे बहुत दुख था कि उसने पहले तो मुझे धोखे से वहां बुलाया और फिर बिला वजह मेरे साथ लड़ना शुरू कर दिया। अब पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। मैं रात गए तक यही सोचता रहा, फिर न जाने कब सो गया। मैं तैयार होकर नाश्ते के लिए हाल में पहुंचा तो वसीम और अली एक मेज पर बैठे थे। उनके साथ एक गोरा चिट्टा जवान बैठा था। उसके नैन नक्श तीखे थे, हल्की हल्की शेव बड़ी हुई, लंबे बाल और चौड़ा सीना था। मैं जब वहां जाकर बैठा तो उसका तारुफ हुआ। वो फहद था, आईटी में हैकिंग और डेटे का माहिर। वो नाश्ता करके बैठे गपशप कर रहे थे। मैं अपना नाश्ता लेने चला गया। वापस आया तो फहद जा चुका था। मैं उनके करीब बैठते हुए बोला, यार रात में बुरा फंसा।
कहाँ फंस गए? वसीम ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो मैंने सारी रुदात सुना दी। अली बड़े गौर से सुनता रहा, साथ में मुस्कुराता भी रहा, जबकि वसीम के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। मैं कह चुका, तो अली बड़े सुकून से बोला, मतलब आखिर में रूबी भाग गई। मेरा ख्याल है मैंने यही बताया है, मैंने उकताहट से कहा। यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वसीम ने गहरी संजीदगी से कहा। तो अली एकदम से कहकहा लगाकर हंस दिया, फिर बोला, ओए, ना कर इतनी अदाकारी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या मतलब? ये वसीम भी उसके साथ शामिल था? मैंने हैरत से पूछा, तो वो इत्मीनान से बोला, नहीं नहीं, असल बात यह है कि तुम्हें जांचा जा रहा था कि तुम कितने पानी में हो लड़ने भिड़ने में। ये वसीम को भी पता है, यूं ही संजीदा बना बैठा है, मुझे इस पर हंसी आ रही है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो वसीम जल्दी से बोला, असद यार तुम नाश्ता करो, यहाँ ऐसे ड्रामे चलते रहेंगे, वसीम ने कहा। मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा और अली मुझे वहाँ की बातें बताता रहा कि किस तरह यहाँ के लोगों को आजमाया जाता है। यूं ही हम कुछ देर मजीद बैठे रहे। मैं नाश्ता कर चुका था। हम तीनों लाउंज में आ गए। वहां से चलते हुए हम पोर्च में आए तो एक सफ़ेद कार वहां आकर रुकी। उसमें से एक लंबे कद का अधेड़ उम्र शख्स बाहर आया। उसने स्याह सूट पर हल्की नीली शर्ट और गहरे सुर्ख रंग की चेकदार टाई बांधी हुई थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे ही वो करीब आया, अली और वसीम ने उसे बड़े अदब से सलाम किया। मैंने भी कर दिया। उसने हम तीनों की तरफ देखा और माथे पर तेवरियां डालते हुए बोला, मेरे ऑफिस में आओ। ओके सर, अली ने कहा और उसके पीछे पीछे जाने लगे। ये इजाज साहब हैं यहाँ के इंचार्ज। बहुत प्यारे इंसान हैं, एक तजर्बाकार माहिर इंसान, वसीम ने तारुफ करवाया। वो एक शानदार ऑफिस था। हम तीनों उनके सामने जा खड़े हुए। बैठो। उन्होंने सामने पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा किया। हम बैठ गए तो वो बोले, एक थाई या बर्मी, आज सुबह लंदन की फ्लाइट से शहर में आया है। इत्तला है कि वो रात तक वापस चला जाएगा या फिर किसी दूसरे शहर में मुंतकिल होगा। उसे होटल की गाड़ी लेने आई थी, लेकिन वो होटल नहीं पहुंचा। ड्राइवर का ये कहना है कि उसने अपना सामान उसे दे दिया और खुद रास्ते में उतर गया कि मैं 2-3 घंटे के बाद होटल आ जाऊंगा। वो कहाँ है अब तक ये मालूम नहीं हो सका। उसे किसी न किसी तरह शाम से पहले पकड़ना है। उसके बारे में मजीद कोई इन्फॉर्मेशन? अली ने पूछा। ये सीसीटीवी कैमरे से ली हुई तस्वीर है। उन्होंने अपना सेल फोन खोलकर उसमें से तस्वीर सामने कर दी। हम तीनों ने देखी तो वो बोले, ड्राइवर के मुताबिक ये माल रोड से पहले ही उतरा है, चूंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने बैक मिरर में देखा, वो एक रक्शे में बैठ रहा था। फिर कहाँ गया कुछ पता नहीं। तस्वीर मैं तुम्हें भेज देता हूँ। ठीक है सर, अली ने कहा और उठ गया। हम उसके पीछे ही ऑफिस से निकल आए और उस जगह का रुख किया जहां से उसने रिक्शा लिया था। वो एक मसरूफ चौक था जिसके चारों तरफ गुंजान आबादी थी। वहां होटल भी थे, मुख्तलिफ रेस्तोरां और कई दफातर भी थे। वसीम ने कार सड़क किनारे खड़ी की और उतर गया। हम भी उसके साथ थे। वो सीधा चलता हुआ उस तरफ बढ़ा जहां काफी रक्शे खड़े थे। वहां करीब ही एक लकड़ी की बेंच पर एक मोटा सा शख्स बैठा था। उसने जैसे ही वसीम को देखा तो उसकी आंखों में शनासाई उभरी। वो उसके साथ बेंच पर जा बैठा। हम एक तरफ खड़े हो गए। उसने अपना फोन खोला तो उसमें तस्वीर आ चुकी थी। इस दौरान वो मोटे शख्स से हाल अहवाल पूछता रहा। जैसे ही तस्वीर सामने आई तो वो उसे दिखाते हुए बोला, यह बंदा यहाँ से रिक्शे में कहीं गया है, कहाँ गया है? उसने एक निगाह गौर से तस्वीर को देखा, फिर सोचते हुए बोला, हाँ गया तो है। कहाँ गया ये पता करना है, वसीम ने पुरसकून लहजे में कहा। ओए फानई, किधर गया है इस वक्त? वो बैठा है। रिक्शे वाले ने पीछे एक चाय के खोखे पर बैठे नौजवान की तरफ इशारा किया। वो एक कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। बुलाओ उसे, मोटे शख्स ने कहा तो वो उसे बुलाने चल दिया। चंद मिनटों के बाद ही फानई नाम का वो नौजवान हमारे सामने था। इसे कहाँ छोड़ा था? वसीम ने उसे तस्वीर दिखाई। ये, उसने सोचते हुए कहा, फिर तफसील बता दी कि वो मेन रोड से किसी छोटी सड़क पर छोड़ा था। लेके चलो वहां पर, मोटे शख्स ने कहा। चलो जी, वो फौरन ही तैयार हो गया। मैं और वसीम उसके साथ बैठ गए। अली कार की तरफ बढ़ गया। हम उस जगह पहुंच गए जहां पर फानई ने उस मशकूक बंदे को छोड़ा था। हम नीचे उतर आए। उसने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। वो मेन रोड से आने वाली एक ज़ेली सड़क थी जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर दाएं बाएं गलियां थी। गुंजान आबाद इलाका था, दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें थीं। वसीम ने चारों तरफ देखा और फिर मुझसे बोला, यहाँ देखो, कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। इतने में अली भी कार लेकर आ गया।
कार उसने एक जगह पार की और हमारे पास आया। वो भी इधर उधर देख रहा था, फिर बिल्कुल सामने वाली दुकान में दाखिल हुआ। काउंटर पर बैठे किसी बंदे से बात करने के बाद उसने हमें इशारा किया। हम भी पहुंच गए। वो काउंटर पर बैठा हुआ लड़का सामने रखी स्क्रीन पर देख रहा था। वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को पीछे करके देख रहा था। तकरीबन 7 मिनट के बाद एक जगह रोक कर पूछा, ये रिक्शा और ये बंदा? हाँ बिल्कुल यही, देखो ये कहाँ जाता है। अली ने कहा तो उसने रिकॉर्डिंग चला दी। वो मशकूक बंदा फोन करने लगा। तकरीबन आधा मिनट फोन के बाद उसने फोन बंद किया। एक छोटा सा बैग निकाला, रिक्शे वाले को पैसे दिए। वो आगे बढ़ा तो बिल्कुल सामने की गली से एक बंदा तेजी से आया। उससे बगलगीर हुआ और उसे साथ लेकर गली में पलट गया। कौन है ये बंदा? ये तो कमर भाई हैं, इसी गली में रहते हैं, लड़के ने बताया। ओके, कहाँ है उनका घर? अली ने जल्दी से पूछा। यही सामने वाली गली में दाएं जानिब तीसरा घर है, उस लड़के ने बताया। तो अली उसका शुक्रिया अदा करने लगा, जबकि वसीम मेरा हाथ पकड़कर बाहर की जानिब लपक गया। जब तक अली दुकान से बाहर निकला, मैं और वसीम उस गली में घुस गए थे। दाएं जानिब वाला तीसरा मकान 3 मंजिला था, वही पुराना तर्ज तामीर जो उस इलाके में आम था। लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा था जिसके कोने पर बेल लगी हुई थी। वसीम ने वो बेल दबा दी। तकरीबन 2 मिनट के बाद एक नौजवान सा लड़का बाहर निकला। उसने नजर वाला चश्मा लगाया हुआ था। उसने वसीम की तरफ सवालिया अंदाज में देखा तो उसने कहा, कमर साहब को भेजो। वो तो नहीं है, उसने आम से लहजे में बताया। कहाँ हैं? अभी तो। वो कहते कहते रुक गया। जी अभी थोड़ी देर पहले ही एक मेहमान के साथ गए हैं, उसने बताया। तो वसीम ने पूछा, पता है कहाँ गए? जी नहीं मालूम, उसने कंधे उचकाए। कमर साहब आपके क्या लगते हैं? वसीम ने पूछा। मेरे पापा हैं, उसने बताया। अच्छा उनका नंबर दो, मुझे उनसे फौरी मिलना है, वसीम ने कहा। आप कौन हैं? उसने चश्मा दुरुस्त करते हुए पूछा। मैं उनका जानने वाला हूँ, मुझे भी उनके मेहमान से मिलना है, उसने फौरी कहा। तो लड़के ने मशकूक निगाहों से देखते हुए कहा, तो फिर आपके पास उनका नंबर होना चाहिए। नहीं है ना यार। अच्छा उन्हें कॉल करके मेरा बता दो बस, वसीम ने उकताहट से कहा। नहीं छोटे, ऐसे नहीं। इधर बाहर आओ और अंदर अपने बाप को आवाज दो, जल्दी। अली के यूं बाजू पकड़ने पर वो लड़का एकदम से घबरा गया। उसने खौफजदा आवाज में पूछा, कौन हैं आप लोग? सब कुछ अभी पता चल जाएगा, तेरा बाप तुझे खुद लेने आ जाएगा, वसीम ने गुस्से में कहा और उसे लेकर चल पड़ा। तभी दरवाजा एकदम से खुला और जो बंदा तेजी से बाहर आया वो कमर था। क्यों ले जा रहे हो मेरे बेटे को? नहीं लेकर जाते, अब तुम आ जाओ, अली ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। तो उसने परेशानी में पूछा, कौन लोग हैं आप? और यूं? वो तुम्हारा मेहमान जो सुबह रिक्शे पर आया है, कहाँ है वो? वो तो चला गया, उसने सुकून से कहा। चलो उसके पास ले चलो, अली ने सख्ती से कहा। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, उसने इनकार करते हुए कहा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे गाड़ी में डालो, सब कुछ पता चल जाएगा, वसीम ने कहा। तो अली ने उसे धक्का मारा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और लेकर आगे बढ़ा। इतनी सी कार्रवाई में लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। उनके लिए एक तमाशा लग गया था। हम उसे धकेल कर कार तक ले गए। जैसे ही हम बैठे तो अली ने उससे कहा, आखिरी बार पूछता हूँ, कहाँ है वो गैर मुल्की? वो चला गया है, उसने कहा। तो अली ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, देखो, जहां से मुझे ये पता चला है कि वो तुम्हारे पास है, वहां से ये भी मालूम हुआ है कि वो अभी तक तुम्हारे घर में है। तुमने उसे पनाह दी है, फिर ये गिला मत करना कि घर की तलाशी ली गई। अर्ज कर रहा हूं ना, वो चला गया है, उसने कहा। शराफत से बताते हो या नहीं? उसने डरते हुए कहा। मैं बुलाता हूं उसे, उसने कहा। और बेटे की तरफ देखते हुए बोला, अंकल को ले आओ। वो गैर मुल्की शायद दरवाजे के पास ही खड़ा था, बाहर आ गया। मैं जल्दी कार से निकलकर उसके पास चला गया, उसे कलाई से पकड़ा और कार के करीब ले आया। अली ने कमर को कार से उतरने का इशारा किया। वो उतर गया तो उस गैर मुल्की को बिठा दिया। वसीम ने कार बढ़ा दी।